ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं अगर हम धैर्य और संयम से काम लें तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस काल में जब हम अपने आसपास किसी को बीमार या संक्रमित देखते हैं तो हमारी चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि इस समय हमारे परिवार में, आस पड़ोस में जहां भी किसी को मदद की जरूरत हो, आप उनकी सहायता कीजिए, सबका हौसला बढ़ाइए और इस घड़ी में एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे रहिए, क्योंकि कोरोना की इस जंग में तन के साथ मन की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। इसलिए सुरक्षित दूरी बनाइए, लेकिन वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड रहिए। और कहते भी हैं कुछ जंग हौसलों से भी जीती जाती है। इसी उम्मीद का दामन थामे कि जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। आइए आज ये संकल्प लें कि हम सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए कोविड की इस चुनौती का मुकाबला करेंगे और इसे हराकर ही दम लेंगे। आप अगर कोविड पॉजिटिव हैं या संक्रमण से बचना चाहते हैं तो कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करें। हमें कोविड को लेकर क्या सावधानी रखनी है, कौन सा टेस्ट कराना है, होम आइसोलेशन में कैसे रहना है, घर पर कौन सी दवाइयां और किट रखनी है, अस्पताल में कब भर्ती होना है, ऑक्सीजन की कब जरूरत पड़नी है, रेमडेसिविर की कब आवश्यकता है, वैक्सीन कब लगवाना है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए और साथ ही आपको जागरूक करने आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का चिकित्सा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर रेड्डी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख भी रह चुके हैं। डॉक्टर रेड्डी नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार जी। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर रेड्डी से टोल फ्री नंबर 1800-11-15-767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर रेड्डी अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं कि इस समय जो एक ऐसा सवाल है म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, जिसको लेकर सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है और इसका खतरा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हो सकता है। आपसे जानना चाहेंगे कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, इससे बचने के लिए क्या कुछ सावधानियां हमें रखनी होंगी। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगस है। वो फंगस नाक के अंदर ज्यादा पैदा होता है और वहां पे इन्फेक्शन शुरू होने के बाद वो आंखों तक पहुंच सकता है और दिमाग तक भी पहुंच सकता है। और आंखों को भी खतरा है और अगर दिमाग में पहुंच गया तो जान के लिए भी खतरा है। तो ये अक्सर ऐसे लोगों में होता है जिनमें इम्यूनिटी कम हो जाता है और खास करके जिनमें डायबिटीज है उनको ज्यादा खतरा है। और किसी और भी कारण की वजह से अगर इम्यूनिटी कम हो गया तो उनमें भी ये ज्यादा खतरा है। खास करके इस बीमारी के दौरान में ये देखा गया कि जिनको ज्यादा स्टीरॉइड्स दिए गए हैं, उचित मात्रा से ज्यादा या काफी ज्यादा दिन तक देते हैं जी, और जब आवश्यकता नहीं है तभी भी देते हैं, तो उनमें ये ज्यादा खतरा है। और इम्यूनिटी कम करने वाली दूसरी दवाइयां भी है जो टॉक्सिलिजुमैब जैसा जी, उससे भी ये तकलीफ हो जाता है। और कुछ एंटीबायोटिक्स भी गलत इस्तेमाल करने से भी ये फंगस बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जिनको ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है नाक के अंदर जी, तो अगर वो पानी के अंदर से वो बबल होके आता है तो वो अगर पानी अगर कुछ हद तक कलुषित है तो उसके जरिए ये फंगस हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। मगर जिनमें इम्यूनिटी कम हो चुका है जी, उनमें ये फंगस जल्द से बढ़ सकता है और काफी खतरा बन सकता है। जी, तो इसकी कैसे पहचान होती है कि हमें इस जो म्यूकोरमाइकोसिस है
या ये ब्लैक फंगस हो गया है, इसको किसी मरीज को कैसे पता चलता है? आमतौर से अगर नाक के अंदर ये फंगस बढ़ने लगा तो पता चल जाता है कि नाक बंद हो रहा है और नाक के अंदर से कुछ इस प्रकार का काला फंगस भी, अगर नाक जब हम क्लियर करते हैं तो फंगस थोड़ा सा निकलता है, मगर कई बार पता नहीं चलता और जब आंख में पहुंचता है और आंख के पीछे बढ़ने लगता है और आंख बाहर निकल के आता है तो तब पता चलता है, या दिमाग के अंदर पहुंचने के बाद पता चलता है। तो इसलिए ये काफी खतरे वाली बात होती है, क्योंकि जल्द से पहचान भी नहीं आता। जी, तो हम ऐसा क्या करें कि इस बीमारी से बचे रहें? देखिए, एक तो ये आवश्यक है कि अगर कोविड का बीमारी हुआ, जो कोई भी हमारा इलाज कर रहे हैं डॉक्टर लोग, वो लोग स्टेरॉइड तभी इस्तेमाल करें जब बिल्कुल आवश्यक हो। वो खास करके इंटेंसिव केयर में जिनको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है उन्हीं में इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज्यादा लोगों में अगर स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करें, खास करके टैबलेट्स के रूप में या इंजेक्शन के रूप में, इनहेलेशन के रूप में थोड़ा कम खतरा होता है, मगर ज्यादातर अगर ज्यादा डोज में स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करें या ज्यादा दिन तक स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करें या एंटीबायोटिक्स का भी दुर्विनियोग करें तो तब ये खतरा बढ़ता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टेरॉइड्स तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब बिल्कुल आवश्यकता हो और ज्यादा दिन तक भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का भी हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और अगर कोई खतरे वाली बात लगती है तो तुरंत जांच कराना चाहिए। कोई ईएनटी सर्जन आमतौर से वहां पे नाक के अंदर है तो वो जल्दी पहचान लेते हैं। जी, और डॉक्टर रेड्डी, इस समय कोविड को लेकर लोगों में एक भय और डर है, जिसके कारण क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आता है तो वो जितने भी इसके टूल्स हैं, जितने भी मेडिसिन हैं, उन सब की शुरुआत कर देता है, जिसमें से एक स्टेरॉइड भी है। अब इस समय आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन सी कंडीशन है जिसके बाद हमें स्टेरॉइड की जरूरत पड़ सकती है, ऐसे नहीं लेना है आम अगर लक्षण है तो? देखिए, स्टेरॉइड्स कई किस्म के होते हैं। एक तो गोली के रूप में दिया जा सकता है, एक तो इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है, या इनहेलर मतलब सूंघने वाली स्टेरॉइड भी होती है। तो ये आमतौर से गोली या इंजेक्शन से देने वाली स्टेरॉइड्स जो है तभी देनी चाहिए जब इंटेंसिव केयर में कोई कोविड से पीड़ित व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो तब उनमें कुछ दिनों तक स्टेरॉइड इस्तेमाल करने से उनके ऊपर ये जान बचाने का इसका प्रभाव होता है, फायदा भी होता है। ये बड़ा ट्रायल से पता चला है, ब्रिटेन में रिकवरी ट्रायल। मगर शुरुआत में नहीं देनी चाहिए, बीमारी की शुरुआत में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारा कुदरती इम्यूनिटी कम हो जाता है और ये वायरस से लड़ने का हमारा शक्ति जो है वो भी कम हो जाता है। तो इसीलिए अस्पताल में ही डॉक्टर को ये निर्णय करना चाहिए कि स्टेरॉइड्स की आवश्यकता है या नहीं, अपने आप से नहीं लेनी चाहिए। मगर होम केयर वालों के लिए ये सूंघने वाली जो स्टेरॉइड है ब्यूटास्माइड जो है, तो उसको कभी कभी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो उसके लिए भी गाइडलाइंस है, उसको भी फजूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर अगर ऑक्सीजन कुछ कम होने लगा है या सांस की तकलीफ होने लगी है तो तब उसका होम केयर में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका भी गाइडलाइंस में जिक्र है। मगर ज्यादा से ज्यादा तक हमें स्टेरॉइड्स का उपयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की आवश्यकता हमें ना हो, और खास करके डॉक्टर को निर्णय लेना चाहिए अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट में। जी, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर रेड्डी आपने दी, क्योंकि स्टेरॉइड को लेकर निश्चित तौर पर लोग चिंता में थे और शायद कहीं न कहीं, जैसा कि पहले भी कहा, कि एक डर की वजह से लोग वो सारे जो लास्ट हथियार होते हैं उससे पहले ही उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि कहीं उन्हें ये बीमारी और ज्यादा गंभीर ना हो जाए। डॉक्टर रेड्डी, हम होम आइसोलेशन की बात करते हैं, वो लोग जिन्हें कोमॉर्बिडिटी है
उन्हें भी क्या कोविड के कारण साधारण बुखार अगर आ रहा है तो घर पर ही रहना है? हाँ जी, आमतौर से ये पहले कहा गया था कि जिनको कोमॉर्बिडिटी है या उम्र बहुत ज्यादा है, अगर उनको कोविड की बीमारी होती है तो बेहतर है कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाए और हॉस्पिटल में डॉक्टरों की निगरानी में रहे और वहीं पे इलाज करवाए। और उसके बाद में पता चला कि कई लोगों को कोमॉर्बिडिटी होने पर भी ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर ऑक्सीजन का स्तर ठीक रहता है, 94 के ऊपर रहता है और कोई सांस का तकलीफ नहीं है, तो घर में ही इलाज हो सकता है, होम केयर वाला। तो बेहतर है कि घर में ही ठहर के इलाज कराएं। और अगर ये लगे कि अगर ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है या सांस का बीमारी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो तब वो हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो डॉक्टर के साथ संपर्क बनाए रखें और उनके सलाह पर हॉस्पिटल जा सकते हैं। जी, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर वो लोग जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली है और उसके बाद उन्हें कोविड हो गया है, तो वो अपनी अगली डोज कितने दिन बाद लगवा सकते हैं? अभी जो गाइडलाइन बनाए गए हैं उसके अनुसार अगर आपने वैक्सीन लिया है एक डोज और उसके बाद में कोविड का बीमारी हुआ है, तो 4 या 6 हफ्ते तक इंतजार करना बेहतर है। उसके बाद में लगा सकते हैं। जी, और डॉक्टर रेड्डी, इसके साथ ही डॉक्टर एनके अरोड़ा की अध्यक्षता में जो कोविड कार्य समूह ने कोविशील्ड वैक्सीन के 2 टीकों के बीच की जो अंतराल था उसको 12 से 16 सप्ताह करने की सिफारिश की थी, उसे भी सरकार ने मान लिया है और अब जो है इसका गैप 12 से 16 सप्ताह का हो जाएगा सेकेंड डोज का। जी, क्योंकि पहले जो ट्रायल्स हुए हैं ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का अलग अलग देशों में कुछ जगह 4 हफ्ते का अंतर रखा था, कुछ देशों में 3 महीने मतलब 12 महीने का अंतर रहा था जी। और एक देश में स्पेन में 16 महीने का अंतर भी देखा गया। मगर हर जगह जहां पे ज्यादा अंतर रखा गया था 8 से 12 हफ्ते तक, वहां पे इम्यूनिटी ज्यादा बना और उससे रक्षा ज्यादा प्राप्त हुई। तो इसीलिए अभी इसका ये निर्धारण किया गया है कि 8 से 12 हफ्ते तक या 16 हफ्ते तक भी अवधि बढ़ा दिया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो अभी 12 से 16 हफ्ते वाला रिकमेंडेशन निकला है। जी, और डॉक्टर रेड्डी, हमारे एक श्रोता नरेश जी ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई नशा करता है, धूमपान करता है या वो कुछ और अल्कोहल लेता है, तो क्या उसे वैक्सीन लेनी चाहिए? देखिए, एक तो नशा करने से शरीर को अनेक प्रकार के हानि होती है, तो वो नुकसान अगर आप वैक्सीन ले या न ले शरीर के ऊपर होगा ही होगा। तो आप बेहतर है कि वो नशे वाले पदार्थ छोड़ दें और वैक्सीन लें, क्योंकि वैक्सीन नहीं लेने से अगर कोविड का बीमारी हुआ, क्योंकि आपका शरीर अभी नशे के वजह से कमजोर हो चुका है, कोविड का असर और भी ज्यादा होगा आपके शरीर पे। तो इसीलिए नशा बंद कर दीजिए और कोविड का वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर रेड्डी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोविड की रोकथाम में और कोविड के प्रति लोगों को जागरूक करने में आकाशवाणी समाचार की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल आवश्यक है कि हर व्यक्ति को ये सही समय पर सही तरीके का, सही किस्म का जानकारी मिले। उसी से हम लोग अपने खुद का रक्षा कर सकते हैं। परिवार में दूसरे सदस्यों को भी हम ठीक तरीके का जानकारी देकर उनको भी बचा सकते हैं और दोस्तों को भी बता सकते हैं और साथ में सहकर्मचारी जो है उनको भी हम बता सकते हैं। तो ये जानकारी के आधार पर हम जो कदम उठाते हैं हमारे स्वास्थ्य के रक्षा के लिए, वो उसका अहम महत्व है। इसीलिए आकाशवाणी जब इस प्रकार का जानकारी देता है, खास करके कई विशेषज्ञों द्वारा सरल भाषा में लोगों को सही समाचार पहुंचाता है और सही जानकारी देता है, तो उससे सारा समाज का शक्ति बढ़ता है
इस वायरस का मुकाबला करने में। जी बिल्कुल। और आप जैसे एक्सपर्ट जब हमारे कार्यक्रम में आते हैं और लोगों तक सही जानकारी, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी अगर हम देखें तो इस समय सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्टिव है और उसमें लोगों को ये नहीं पता चल पाता कि कौन सी जानकारी सही है, कौन सी सही नहीं है, और बड़े भ्रम की स्थिति रहती है। तो ऐसे में जब आप जैसे एक्सपर्ट हमारे कार्यक्रम में आते हैं, लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तो उन्हें बहुत मदद मिलती है। और बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं मध्य प्रदेश में मुरैना का, जहां से हरिविलास तोमर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हरिविलास जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। सर मेरा प्रश्न ये है कि गांव में लोग इतने भयभीत हैं कि लाख समझाने पर भी कोरोना का टेस्ट नहीं करा रहे जी, जबकि उन्हें कोरोना के लक्षण हैं। ऐसे में कई लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। क्या घर वालों के अलावा अगर कोई व्यक्ति कहीं सूचना करना चाहे पेशेंट के बारे में तो कहाँ कर सकता है, और क्या ऐसी सूचना गुप्त रखी जा सकती है? जी बिल्कुल, सूचना दे सकते हैं और वो गुप्त भी रखा जा सकता है। और आप जैसे लोग उनका जो भलाई चाहते हैं, अगर उनको सही किस्म का सलाह देते हैं और एक तरीके से सरकार को भी अवगत कराते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति को जी मदद की आवश्यकता है, तो आप एक अच्छा नेक काम कर रहे हैं। उनके लिए कोई ऐसा प्रकार का कोई जुल्म तो नहीं कर रहे हैं आप उनके प्रति, जी उनके भलाई कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल गुप्त रखा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल। और कल भी जैसा कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांवों में भी घर घर जिस तरह से जांच कराने पर लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई करने का जिनके अंदर लक्षण हैं उनकी कोविड टेस्ट कराया जाए, इसके ऊपर काफी जोर दिया था। तो मुझे लगता है कि इनकी बात ऑलरेडी जो है वो सरकार तक पहुंच गई है। और अब हम रुक करते हैं बेंगलुरु का, जहां से श्रीकांत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। श्रीकांत जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत नमस्कार। नमस्कार जी आपको। डॉक्टर साहब ऐसा है कि मैं दमे का मरीज हूँ। 30 साल से स्टीरॉयड के डिफरेंट तरह के स्टीरॉयड के इनहेलर्स यूज करता हूँ। मैंने दोनों वैक्सीन ले ली है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि इस बीमारी में स्टीरॉयड खतरनाक है, तो डॉक्टर साहब हमारा क्या होगा? धन्यवाद जी। आप घबराने वाली बात नहीं है। स्टीरॉइड्स अगर कई सालों से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इनहेलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा खतरे वाली बात शायद नहीं होगी। क्योंकि अगर स्टीरॉइड जो व्यक्ति पहले इस्तेमाल नहीं कर चुका है और उनमें खास करके गोलियों द्वारा या इंजेक्शन द्वारा स्टीरॉइड दी जाती है, और खास करके पानी जो कलुषित है जिसमें फंगस ऑलरेडी आ चुका है, अगर वो आपके नाक के अंदर चढ़ाया जाता है ऑक्सीजन देने के लिए, क्योंकि जब ऑक्सीजन चढ़ाते हैं वो पानी के अंदर बबल करके चढ़ाते हैं, तो वो ऑक्सीजन के लिए जो आप के नाक के अंदर एक नाली रखते हैं, उसके अंदर से ऑक्सीजन आता है वो पानी के अंदर द्वारा निकलते हुए। तो अगर वो पानी कलुषित है तो तभी तो फंगस आपके शरीर में प्रवेश करेगा। तो अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है, चिंता करने वाली बात नहीं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर रेड्डी, हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही हमें स्टेरॉयड लेना होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि स्टेरॉयड ऐसा दवा है जो फायदा भी कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है। तो हमें ठीक तरीके से पहचानना चाहिए कि कब कब फायदेमंद हो सकता है, कब कब वो खतरा पैदा कर सकता है। तो उसके लिए डॉक्टर से ही सलाह लेके तभी इस्तेमाल करना चाहिए। और अब हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश में नीमच का, जहां से अरविंद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अरविंद जी नमस्कार। सर नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं ये जानना चाहता था कि जैसे ब्लैक फंगस जो एक नई बीमारी आई है, जी, तो यह कोविड पेशेंट को ही होगी या किसी सामान्य इंसान को भी हो जाएगी, या किसी वैक्सीनेशन जिसका हो गया उसको होने की संभावना कितनी है उसमें? जी डॉक्टर रेड्डी, इन्होंने जानना चाहा है कि क्या सामान्य व्यक्ति को भी ब्लैक फंगस हो सकता है? हाँ, ये पहले भी इसका काफी पहले पहचान हुआ है। कोई भी व्यक्ति जिनमें इम्यूनिटी कम हो जाता है उसको ये ज्यादा खतरा है ये ब्लैक फंगस होने का। मगर कोविड के समय इसलिए ज्यादा हमें नजर आ रहा है
क्योंकि एक तो स्टीरॉइड्स भी मिल रहे हैं जो कभी कभी इम्यूनिटी को कम करके खतरा पैदा कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन चढ़ाने के लिए जो पानी के अंदर से ऑक्सीजन निकलता है, अगर वो पानी कलुषित है तो तभी भी वो फंगस हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो इसीलिए आजकल के हालात में, क्योंकि स्टीरॉइड्स, टॉक्सिलिज्मब, एंटीबायोटिक्स जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये खतरा ज्यादा बढ़ गया है। पहले भी कुछ लोगों में होता था जिनमें इस प्रकार का फंगस, खास करके जिनमें इम्यूनिटी कम होती थी या बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किया गया है। मगर आजकल क्योंकि इस प्रकार के हालात बदल गए हैं कि स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, ऑक्सीजन का इस्तेमाल, तो ये सारी चीजें जब मिलते हैं तो तब खतरा और भी बढ़ता है। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। आप डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और रुक करते हैं दिल्ली का। धर्मवीर जी हम अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। डॉक्टर नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। नमस्कार। इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को कम से कम आप 1 घंटा बढ़ाइए जिससे ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर पाए। और एक जानकारी ये है कि मेरे पास कि जैसे कि एक हौसला बनाए रखें और अपने घोंसले में रहें, जो एक बहुत जरूरी हम लोगों के लिए है कि अपने हौसले बनाए रखने चाहिए और अपने घोंसले में रहना चाहिए, अपने घरों में रहना चाहिए, जिससे ये महामारी से कंट्रोल हो पाए। बहुत अच्छा संदेश है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ये बताया कि जैसे डायबिटीज के पेशेंट जो टेबलेट्स वगैरह खाते हैं तो उसके लिए ये जो परेशानी बता रहे हैं ब्लैक फंगस की, तो इससे हम कैसे बचाव कर पाएंगे? और जी डॉक्टर साहब, पहले तो इन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि हमें हौसला बनाए रखना है और अपने घोंसले में रहना है। बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने जी। कम से कम जब तक खतरा है ये बिल्कुल सलाह सबको अपनाना चाहिए जी। और दूसरा इन्होंने कुछ डायबिटीज से रिलेटेड सवाल किया है और मेरे ख्याल में ब्लैक फंगस की हम काफी बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो वो इसकी जानकारी इन्हें मिल जाएगी। अब हम रुक करते हैं बड़ौद का, जहां से महेश शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जी महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी महेश जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? आपका प्रोग्राम बहुत ज्ञानवर्धक है, लगभग 250 प्रोग्राम हमने सुने हैं। अरे महेश जी बहुत अच्छा आपका इस हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आकाशवाणी पर हमारी भी यही कोशिश होती है कि आप तक हम अपने एक्सपर्ट के जरिए सभी जो भी सवाल आपके मन में आते हैं आपके आसपास, और महेश जी हमारी आपसे यही गुजारिश और निवेदन है कि जो भी सूचना हम आपको देते हैं आप उसे आगे फैलाएं, दूसरों तक पहुंचाएं। जी महेश जी बताइए। आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं जी और उसको बहुत आदमी को सुनवाते हैं और भेजते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए महेश जी आज आप क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ जी, छोटे बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं, उनकी वैक्सीन आने की कब तक संभावना है, और ब्लैक फंगस जो है नई बीमारी है इसके बारे में डिटेल से बताएं और कैसे इससे पीछा छूटेगा। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर रेड्डी ब्लैक फंगस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम बात करते हैं बच्चों में वैक्सीनेशन की, क्योंकि भारत में भी कोवैक्सीन के ट्रायल शुरू हो चुके हैं 2nd और 3rd फेज के। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों में जब तक ये ट्रायल्स पूरे नहीं होंगे तो ये नहीं दे सकते हैं। अभी तक जो विदेशों में ट्रायल्स हुए हैं 16 साल की उम्र तक हुए हैं, तो अभी 16 साल के नीचे जो ट्रायल्स शुरू हुए हैं बच्चों में, जब तक वो नतीजे नहीं निकलेंगे, एक तो कितने कामयाब है वो बचाने में और कितने सेफ है, मतलब उससे उनसे कोई खतरा तो नहीं, ये दोनों चीजों देखने के लिए ट्रायल्स की आवश्यकता है। वो ट्रायल्स अभी चालू है, तो उनके जब नतीजे निकलेंगे तो तभी ये निर्धारण होगा कि बच्चों को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मुमकिन है और ये शायद ये निकलेगा, नतीजा ठीक ही निकलेगा और बच्चों में भी वैक्सीन शायद लगाए जाएंगे। मगर यहाँ पे हमें एक देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि बच्चों को भी कहाँ से
ये वायरस लगेगा। वो खतरा कहाँ से लगेगा? हम लोगों से तो लगेगा ना। अगर बड़े बेफिक्र होकर घूमते रहे, मास्क नहीं पहन के आए, उनको संक्रमण हुआ ये वायरस, तो वो बच्चों में फैलाएंगे। तो अगर हम ठीक तरीके से रक्षा के साधन अपनाएंगे और हम ठीक तरीके से वायरस से खुद का बचाव करेंगे, तो तब हमसे ये वायरस बच्चों के पास नहीं पहुंचेगा। तो ये भी सोचने वाली बात है कि वैक्सीन के अलावा हमें मास्क पहनना या भीड़ भाड़ से बच के रहना, ये हमारा कर्तव्य है अपने आप को बचाने के लिए और अपने बच्चों को भी बचाने के लिए। हमारे बच्चों के लिए जो वैक्सीन है आगे जो आएंगे, शायद सूंघने वाला वैक्सीन भी आ सकता है इंजेक्शन के बजाय, तो उससे और आसान होगा बच्चों को वैक्सीन देने में। जी, और अब रुख करते हैं फरीदाबाद का, जहां से अनवर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में, और जानते हैं अनवर जी का क्या सवाल है। अनवर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, बताइए। मैं डॉक्टर को नमस्कार करता हूं, और वाकई ये कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हम लोगों को बेहद पसंद है ये कार्यक्रम, और देश के पूरे हिस्से से डॉक्टर साहब आते हैं और फिर पूरे देश के श्रोता जुड़ते हैं इस कार्यक्रम से। सर मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को बढ़ाकर 1 घंटा कम से कम कर दिया जाए। जी बिल्कुल अनवर जी, अब मैं आता हूँ अपने प्रश्न की ओर। आपकी जो रिक्वेस्ट है जी कि वैक्सीन जो है सब लोगों को सूट नहीं कर रही है, कुछ लोगों को सूट करती है और कुछ लोगों को सूट नहीं करती है। क्या ये सही बात है? जी डॉक्टर रेड्डी ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन कुछ लोगों को सूट करती है, कुछ लोगों को सूट नहीं करती, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जो वैक्सीन जो कोई भी हमें यहाँ पे भारत में दिया जा रहा है, उनको ट्रायल्स के जरिए ये पता चला है कि 60% से लेके 80% तक वो महत्वपूर्ण है लोगों को तीव्र बीमारी से बचाने के लिए। मगर कुछ लोगों को हल्की सी बीमारी हो सकती है, मगर तीव्र बीमारी नहीं हो सकती, मतलब खतरे वाली बात नहीं होगी जी। और बाकी रहा 20% को हो सकता है कि थोड़ा सा बीमारी भी हो, क्योंकि ये ट्रायल्स में ये पता चलता है कि किस हद तक बहुत खतरे वाली बीमारी से बचा सकते हैं। मतलब 100% तो कोई वैक्सीन से बचाव नहीं है, कुछ वैक्सीन से 90%, 95% तक बचाव भी हुआ है। उसका निर्धारण हुआ है कि काफी खतरे वाली बीमारी से बचत होगी। मगर अगर आपको 60, 70 या 80% तक भी अगर रक्षा मिले तीव्र बीमारी से, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उससे आप घबराइए मत। हो सकता है कि आपको हल्की सी बीमारी हो सकती है वैक्सीन लगाने के बाद भी, मगर खतरे वाली बीमारी से बचने के लिए आपको रक्षा प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर रेड्डी, लोग कोविड से कम डर रहे हैं, वैक्सीन से ज्यादा तो डरना हमें कोरोना से है। वैक्सीन तो हमारी दोस्त है, वैक्सीन से तो हमारा बचाव होता है, इससे डरने की जरूरत भी नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रेड्डी, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपका भी बहुत धन्यवाद जी। और खास करके श्रोता, उनसे हमारा इस प्रकार का मिलना और उनसे बातचीत करना हमें भी बहुत खुशी देता है जी। और श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर रेड्डी ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। और चलते चलते यही कहेंगे कि मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला कर तू बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।